मैं मुंह लपेटे कमरे में पड़ी हुई थी। मेरा मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। इतने में पापा कमरे में आए, कहने लगे, अरे निशा, क्यों छोटी छोटी बातों पर दिल खराब कर लेती है? शादी तो करनी है, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? चल अभी गोलियां खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। अजीब सी नज़रों से पापा की तरफ देखा। पापा नीली पीली गोलियों से मेरी शादी का क्या संबंध था? पापा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे कि इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, मैं तेरा बाप हूँ और जो भी करूँगा तेरे हक में ही करूँगा। यह गोलियाँ भी तेरी शादी के लिए ही है। पापा की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन पापा के आगे मेरी कहाँ चलती थी। इसीलिए मैंने खामोशी से वह गोलियाँ खा ली। मैंने पापा से पूछा कि यह किस चीज़ की गोलियाँ हैं और आप कहाँ से लाए हैं? तो पापा ने मेरी बातों का जवाब देने की बजाय मुझे अपनी पिछली बातों से किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मैं बहुत ही ध्यान से पापा की बातें सुन रही थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखना था। 38 साल की उम्र में भी मैं अपने बाप के दहलीज पर बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 4-4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब तो मैं किसी की शादी में भी नहीं जाती थी। अगर जाती तो एक कोने में छुपकर बैठ जाया करती थी। लोगों की छुट्टी नज़दीक और सवाल मुझ पर किसी पर चैन नहीं लेते थे। अब तक न जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन न जाने पहले ही वह इनकार करना ना बोल देते थे। कभी मैं अपना चेहरे आईने में देखती तो कभी अपने बालों की उतरती चांदी को महसूस करके आंसू बहाने लगती थी। कभी कभी मैं पापा से जिद करने लगती कि वह किसी से मेरा रिश्ता करवा दें। अभी इस घर में मैं रहना नहीं चाहती। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द हो जिसे मैं अपना कह सकूं, उसके साथ अपना सुख बांट सकूं। मेरी ज़िंदगी मेरे बाप के सिवा और कोई भी नहीं था। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने माँ बाप से नहीं बल्कि अपने जीवन साथी से करते हैं, लेकिन वह जीवन साथी शायद मेरे किस्मत में लिखा ही नहीं गया था। मैं अभी ना हालातों के तंग आ चुकी थी। जब भी पापा से शादी की बात करती तो या कोई रिश्ते वाले इनकार करके चले जाते या पापा वही गोलियां मेरे पास लेकर आ जाते और गोलियां खिलाकर कहते कि देखना जल्दी ही तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि मेरी उम्र के साथ पापा के दिमाग की भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से किसी की शादी कैसे हो सकती थी? जब तक पापा खुद अपनी जगह पर मेरा रिश्ता नहीं कर देते, गोलियों से कुछ नहीं होना था। गोलियां के आश्रम में 5 साल गुजर चुकी थी। फिर एक दिन मेरे लिए एक शहर के वकील से रिश्ता आया था, जिसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी एक बेटी थी। मैंने पापा से कहा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है, आप मेरा रिश्ता यहाँ करा दे। लेकिन पापा ने यह देखकर इनकार कर दिया कि किसी शादीशुदा मर्द से तेरी शादी हरगिज़ नहीं करेंगे। पापा की इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब तो मैं कोई 16-17 साल की कुंवारी लड़की नहीं थी जिसके लिए किसी कुंवारे लड़के का रिश्ता आता जो मेरे पापा को पसंद आता। पापा के सुख ने मेरी उम्र निकल देते, लेकिन पापा को अभी मेरे बात का एहसास नहीं हुआ था। पर गुस्से से वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में ही पापा कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन मैं सोच लिया था कि मैं पापा से कोई बात नहीं करूँगी। जब पापा को मेरे जज्बात की परवाह ही नहीं थी, ना ही मेरी बढ़ती उम्र का एहसास था, तो मुझे भी उनसे कोई बात नहीं करनी थी। पापा कमरे में आए और आकर कहने लगे कि तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा होगा। मैं गुस्से से पापा से कहा कि पापा, वो अच्छा लड़का कब आएगा? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब, क्योंकि अब आधी उम्र तो गुजर चुकी है। पापा ने फिर से वही 7 गोलियां और दूध का गिलास मेरे सामने रखा और कहने लगे कि इसे पी लो निशा, फिर देखना कैसा अच्छा लड़का मिलेगा। मैं पापा से साफ साफ कहा कि अब मुझे कोई भी गोलियां नहीं खानी है। इतने सालों से जब भी मैं शादी का नाम लिया है, आपने यह रंग बिरंगी गोलियां खिलाकर मुझे खामोश कर दिया है, लेकिन इन गोलियों से कुछ नहीं होने वाला। पापा कहने लगे कि यह जादू की गोलियां हैं, यह तेरी किस्मत बदल देंगे। मैंने गुस्से से पापा को देखा था, जो पता नहीं किस जमाने में जी रहे थे। अब तक तो उन गोलियों से ना ही मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, मैं खूबसूरत भी थी, मेरे रिश्ते भी आते थे, लेकिन न जाने क्यों रिश्ते वाले इनकार करके चले जाते थे, या फिर उनके इनकार करने से पहले ही पापा खुद ही मना कर देते थे। शुरू शुरू में पापा ने जब मुझे गोलियां खिलाना शुरू की थी तो मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन फिर पापा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हालात ने जो मेरे चेहरे पर तबाह किया था वह उन पर दोबारा रौनक आ जाएगी।
पापा की बात सुनकर मैं खुश हो जाती और दूध के साथ वह गोलियां खाकर थोड़ी ही देर में नींद की बाजू में उतर जाती। लेकिन 5 साल के बाद मेरी किस्मत का दरवाज़ा नहीं खुला और ना ही कोई मेरा बारात लेकर आया था। मेरी उम्र लगभग 38 साल हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतनी ज़्यादा उम्र रिश्ता आना बहुत मुश्किल था। इससे पहले दम तोड़ दिया था। मैं वक्त के किसी न किसी कोने में छुपकर आंसू बहाने लगती थी। मैंने पापा से कह दिया था कि अगर अब मेरा रिश्ता नहीं हुआ तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मेरी हाल देखकर पापा ने मुझे वही 7 गोलियाँ फिर से खिलाई और तसल्ली के बल दिए। दूसरे दिन कुछ रिश्ते वाले हमारे घर चले आए। लड़के की बहन एक शादी वाली मौसी के साथ आई थी और उसने पहले ही नज़र में मुझे पसंद भी कर लिया था। यह बात तो मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। उम्र के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ने लगी थी। मुझे लगा था उनका भाई शायद मुझसे भी कहीं ज़्यादा उम्र वाला होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, कई बच्चों का बाप होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। लेकिन जैसे ही तस्वीर मेरे हाथ में आए मेरे तो होश उड़ गए थे। वह तो मुझसे काफ़ी छोटा और जवान लड़का था। तस्वीर में कोई ऐब भी नज़र नहीं आ रहा था और ना ही उन्होंने लड़के में कोई नुक्शा बताया था। हैरान और परेशान से मैं बार बार उस तस्वीर को देख रही थी और फिर उन लोगों के जाने के बाद जब यही बात मैंने पापा से कहा तो पापा हंसकर कहने लगे कि तेरी किस्मत खुल गई है निशा, तुझे अभी क्या परेशानी है। पापा ने इस रिश्ते के लिए जैसे ही हामी भरी तो मैं खुशी से झूम उठी थी। पापा की गोलियां काम कर गई थी। पापा ने महीने भर में ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी थी और जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतजाम भी पूरे कर दिए थे। पापा ने मुझे खुद अपने हाथों से विदा किया था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं पापा के घर से विदा होकर अपने ससुराल के दहलीज पर पहुंच गई हूं। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा भी हो चुकी थी लेकिन अरमान तो अभी मेरे दिल में पहले की तरह ही जवान थे। यह मेरी पहली शादी थी और इस शादी को लेकर मैं बहुत सालों से सब्र किया था और आज जब यह रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। कितने सालों से यह ख्वाहिश किसी चिंगारी की तरह मेरे मन में दबी हुई थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द हो जो मुझे चाहे, जिसके लिए मैं भी सब कुछ कर रहा हूँ और जो मेरे लिए सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। और मेरी चिंगारी आज बुझ गई क्योंकि मैं शादी करके उस घर में चली आई थी। 38 साल की उम्र में दुल्हन बनी एक अलग ही तजुर्बा होता है और मैं बार बार खुद के दिल के कई सवाल उठ रहे थे कि मैं कहीं ज़्यादा उम्र की तो नहीं लग रही। ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात ही अपने पति के दिल की जगह ना बना सकूं, मुझे बुढ़ी ना समझ बैठे। मैं शादी से पहले बाल भी रंगवा लिए थे। जैसे ही मुझे दरवाजे पर आहट का एहसास हुआ मैं फ़ौरन घूंघट डालकर बिस्तर पर बैठ गई और मैं खुद को तसल्ली देने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कम उम्र की लड़कियों की तरह मुझे शर्माना तो नहीं आया था लेकिन मैं नज़र झुकाकर बैठ गई थी। साहिल को लेकर मेरे दिल में बहुत से जज्बात पैदा हो रहे थे। साहिल कमरे में आए और मेरे पास आकर बैठ गए। ना ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और ना ही कुछ देर तक बोले। मुझे कोई बात भी नहीं की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वह उम्र से तो मुझे कम थे, उनकी उम्र लगभग 35 साल होगी और बहुत ही खूबसूरत थे। मुझे खौफ सता रहा था कि कहीं उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती तो उनकी शादी मेरे साथ ना करा दी। कहीं यह रिश्ता ज़बरदस्ती का रिश्ता तो नहीं। दरअसल शादी से पहले मेरी और साहिल की कोई मुलाकात ना हो सकी थी। सिर्फ हमने तस्वीरों में ही एक दूसरे को देखा था। जब कुछ देर तक साहिल के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला तो मैं खुद ही अपना घूंघट उठा दिया। मेरा सारा शरीर ठंडा पड़ गया था। मुझे एहसास हो गया था कि उन्होंने मुझे यह शादी ज़बरदस्ती की है। मैंने फ़ौरन ही साहिल का हाथ थामा और उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैं सारी ज़िंदगी उनसे वफ़ादार रहूँगी और उनकी सेवा करूँगी। वह मुझे एक मौका दे दे। मेरी बात सुनकर साहिल अजीब से अंदाज में हंस पड़े और कहने लगे कि तुम्हें मौका देने की क्या ज़रूरत है, तुम तो पहले से ही तजुर्बे की औरत हो। साहिल की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी। मुझे लगा शायद वह मुझे मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं क्योंकि मेरी उम्र लगभग उनसे 4 साल बड़ी थी और उसकी वजह से मुझे लगा था कि वह मुझे अपना ना सकेंगे। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। साहिल ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ बटन दबाए। बाद में जैसे ही अपने फ़ोन को मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों तले जैसे ज़मीन निकल गई क्योंकि उनके मोबाइल की फ़ोन के स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी और जो मंजर मुझे सामने नज़र आ रहा था उसे देखकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल जाना आसान बात थी।
मेरी ऐसी तस्वीर साहिल के मोबाइल पर किसने भेजी थी? मैं समझ नहीं पाई थी और आंसू भरी नज़रों से साहिल की तरफ देखा और पूछा कि साहिल यह क्या है? तो वह नफरत से कहने लगे कि यह तो तुम मुझे बताओगे कि यह क्या है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि यह क्या है? तुम खुद ही देखो कि तुम्हारी तस्वीर है और उसमें क्या नज़र आ रहा है। यह तस्वीर खुद ही चीख चीख कर बता रही है कि तुम तो पहले से ही। साहिल ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया था। तो तुम शादी से पहले ही पूरी की पूरी तजुर्बे करोगी। अगर मेरी शादी से पहले यह तस्वीर मेरे पास होती, अच्छी होती कि मैं तुमसे कभी भी शादी का सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो यह सोचकर तुम्हें अपनाया था कि तुम एक कुंवारी उम्र दराज की औरत हो जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है। मैं सहारा दूंगा और एक साथ अच्छी सी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे इस तरह से शादी की तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी। तुम्हारी ऐसी तस्वीर देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखकर मुझे पता चला कि तुम क्या हो। आज की रात ऐसे घूंघट डालकर बैठी हो कि जैसे कि बहुत शर्म वाली हो। अगर तुम्हें यह सब पहले ही कर चुकी हो तो फिर मुझसे शादी क्यों की और खुद को कुंवारी जाहिर करने का क्या ड्रामा किया? साहिल के शब्दों ने मेरे होठों को छील दिया था। मैं खामोशी से उनके चेहरे को देख रही थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन मेरी ज़बान मेरा साथ देने को तैयार नहीं थी। कुछ पहले जो एहसास जज्बात मेरे दिल में थे वह सब खत्म हो गए थे और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं साहिल को क्या कहूँ। वह सारे शब्द जो मैं पिछले 1 महीने से छुपाए बैठी थी, वह सारे मोहब्बत जो मुझे साहिल के करने थे, वह सब कहीं खो गए थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहाँ से आई थी, लेकिन जो भी था अब सब खत्म हो गया था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद साहिल कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं रहने देंगे और इस सोच में मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद उम्र के इस दरार में अब शादी हुई थी और मैं अपने घर की हुई थी और पहले ही रात में सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मेरी तस्वीर अभी भी मेरे सामने खुली पड़ी थी जिसे मैं पूरी तरह से तस्वीर को देख भी नहीं सकती थी। मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़े थे क्योंकि साहिल कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही मक्कार औरत निकली। पता नहीं किस किस के साथ यह गंदा काम किया होगा। मैंने उनकी बात पूरी सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। साहिल के शब्द मेरी रूह को छलनी कर रहे थे। मेरा पिछला वक्त बहुत ही मुश्किल से गुजरा था। मुझे पहले भी कांटों मिले थे। अब मैंने अपनी आंखें बंद करके गुजरे वक्त का सोचने लगी जहाँ मुझे कुछ पल का भी सुकून नहीं मिला था। और अब जब मैं सुकून की सांस लेने का सोचा था, अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरा नाम निशा है और मेरा ताल्लुकात भोपाल से है। मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे थे, मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन फिर किस्मत में हमें धोखा दे दिया। मेरी माँ ने दूसरे बच्चे यानी मेरे भाई को पैदाइश पर हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं बहुत छोटी सी उम्र में ही मुझ पर अपने भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। पापा तो नौकरी पर चले जाते थे, सुबह घर से निकलते तो शाम को वापस आते। मैं खुद से 7 साल छोटे भाई का सारा दिन संभालती रहती थी। ना ही मैं बचपन में कोई खुशी देखी थी और ना ही बचपन में कभी खिलौनों से खेली थी। मेरे पास तो घर और भाई की जिम्मेदारी से फुर्सत ही नहीं थी। पापा मुझे शिक्षा भी हासिल करने नहीं दी थी क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती तो घर को कौन देखता, इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाई थी और सारा ध्यान अपने भाई पर लगा दिया था। मेरा छोटा भाई बहुत शरारती था। घर के कामकाज के साथ साथ मैं उस पर भी पूरी नज़र रखती थी। लेकिन अगर कभी भी मुझे ज़रा सी भी चूक हो जाती या भाई को कोई मामूली सी चोट और खरोच भी आ जाती तो पापा की आंखों में आंसू आने लगते थे, जबकि मेरी बड़ी से बड़ी तकलीफ भी पापा को नज़र नहीं आती थी। कम उम्र में ही काम करने की वजह से मेरे हाथ जगह जगह जल चुके थे, लेकिन पापा ने कभी मेरे उन जले हाथों पर नज़र तक नहीं डाली थी और ना ही कभी मेरे दर्द को महसूस किया था। मैं बीमार होती या दुखी होती हमेशा किचन में छुपकर आंसू बहा लिया करती थी। अपने भाई को कभी भी कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करती तो मेरी पापा से झूठी शिकायत करने लगता और पापा मुझे डांटते और कभी कभी मारने भी लगते थे। भाई 12वीं क्लास के इम्तिहान में पास हुए तो उसके नंबर कुछ खास नहीं आए थे। उसका किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सका तो पापा ने इसका एक दूसरे दरार के कॉलेज में दाखिला दिला दिया और वहाँ हॉस्टल में रहने लगा और मैं पापा के साथ घर में तन्हा रह गई थी। भाई के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उनके होने से मेरी ज़िंदगी में कुछ रौनक थी, अब तो यह वीरान हो गया था। भाई के जाने के बाद अब तो यह घर एकदम से वीरान सा हो गया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में खुशी आई थी। भाई के जाने के बाद पापा मेरे कुछ करीब हो गए थे। उठते बैठते अब वह मुझे मेरा हाल पूछने लगे थे
और फिर इस बात से मुझे बहुत खुश कर दिया था। अक्सर पापा मेरे कमरे में भी चले आते थे और घंटों मेरे साथ कमरे में समय गुजारने लगते थे। मुझे बहुत सी बातें करते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र में बढ़ोतरी हो रही थी, उनके व्यवहार में भी बदलाव आ रहा था और मैं उनके शब्दों में अपने लिपट महसूस करने लगी थी। मेरे भाई को गए हुए 5 साल होने वाले थे, लेकिन वह पलटकर वापस नहीं आया। पापा से बहुत सारे पैसे भेजा करते थे। मैं पापा से जब भी कहती कि पापा भाई को वापस बुला लो, तो पापा इनकार कर देते और मोहब्बत से कहते कि मेरी निशा है न मेरे साथ। लेकिन बहुत ही जल्दी पापा के मोहब्बत भरे व्यवहार का राज खुलकर जल्दी सामने आ गया। भाई ने किसी अमीरजादी से शादी कर ली थी और वह उसके बंगले में ही शिफ्ट हो गया था। ना ही वह वापस आना चाहता था और ना ही वह हमसे किसी से रिश्ता रखना चाहता था। लेकिन पापा अपने बेटे की में भरम रखने के लिए यह बात मुझसे छुपाने लगे थे। मैं भी पापा को शर्मिंदा करना नहीं चाहती थी। मैं पापा की मोहब्बत को स्वीकार करके उन खुशी को ज़िंदगी से गुजार रही थी। मगर कुछ ही वक्त मुझे एहसास हो गया कि पापा मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते को इनकार कर देते हैं या फिर रिश्ते वाले खुद ही मना करके चले जाते हैं। कुछ सालों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर पापा ने शादी के नाम पर मुझे गोलियां खिलाना शुरू कर दी। और जैसे तैसे करके जब साहिल से मेरी शादी हुई तो शादी की रात मुझे अपनी इस तस्वीर को देखने को मिली, जिसके बाद मैं खुद से नज़रें मिलाने के लायक भी न रही। मैं लड़खड़ाते शब्दों में साहिल को बताना चाहा कि यह तस्वीर मेरी नहीं है और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता है। मगर मेरी बात सुनकर साहिल ने मुझे बहुत ही नफरत से देखा था। कहने लगा कि तुम तो बड़ी अजीब हो और बड़ी ही बेशर्म हो, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। गौर से देखो, यह तुम्हारा ही कमरा है, तुम्हारा ही बिस्तर है। मैंने गौर किया, उस तस्वीर को देखा तो सच में वह मेरा ही कमरा था। दीवार का वही नीला रंग मुझे बर्बादी का दास्तान सुना रहा था। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरी तस्वीर कब और किसने निकाली थी, मगर साहिल मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। बहुत इंतजार और मुरादों के बाद मेरी शादी हुई थी और शादी की पहली रात ही मैं बर्बाद हो गई थी। साहिल ने मुझे कहा कि मैं एक रात उसके घर में गुजार सकती हूँ, लेकिन आने वाली सुबह हमारा कोई भी संबंध नहीं होगा। साहिल के इस बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं वापस अपने बाप के घर नहीं जाना चाहती थी। मैं साहिल के कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि तस्वीर मेरी नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही कोई गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैं तो इज्जत से आपके साथ शादी की है और आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन साहिल पर मेरी किसी भी बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था। मैं सारी रात साहिल के आगे हाथ जोड़कर उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही, लेकिन साहिल ने मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। और सुबह के वक्त जब उनकी बड़ी बहन कमरे में आई तो साहिल ने उन्हें सारी बात बताकर अपना फैसला सुना दिया। साहिल की बड़ी बहन ने सारी बातें ध्यान से सुनी और साहिल से कहा कि जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मसले को हल करो। क्योंकि निशा भी इस बात से स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि यह तस्वीर उसकी है। या तो फिर हमें पहले से पूरे सच को पता लगाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम एक मजबूर और लाचार के साथ नाइंसाफ़ी कर बैठो। साहिल की बहन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि ऐसी तस्वीर देखने के बावजूद भी वह मेरे खिलाफ नहीं हुई थी, बल्कि मुझे एक मौका देना चाहती थी। बहुत नरमी से वह मुझसे पूछने लगी कि कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई और तुम्हें पता भी नहीं हो, क्या तुम नींद की दवा लेती हो? मैंने उनको बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं नींद की दवा नहीं लेती, लेकिन जब भी मैं पापा से दी हुई गोलियां खाती थी तो मुझे गहरी नींद आ जाती थी। मेरी बात सुनकर वह हैरानी से कहने लगी कि तुम्हारे पापा तुम्हें किस चीज़ की गोलियां खिलाते थे? और फिर मैंने उन्हें बताया कि वह मुझे शादी के लिए 7 गोलियां खिलाते थे। यह बात सुनकर साहिल की दीदी और दोनों चौंक उठे थे। दीदी कहने लगे कि ऐसी कौन सी गोलियां आती है, तुम शायद पढ़ी लिखी नहीं हो और सारी ज़िंदगी अपने बाप के साथ घर में रही हो, इसीलिए उनकी बात पर यकीन करती चली गई। दाल में कुछ ज़रूर काला है, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता था। यह बात मुझे उस रिश्ते वाली ने बताई थी कि तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हारे घर आने वाले रिश्ते को ठुकराया था। अगर तुम इस बात में कोई भी शक नहीं है तो यह तस्वीर तुमने अपनी मर्जी से नहीं बनवाया, तो हम यह सच पता लगा लेते हैं। साहिल ने पहले तो इस बात को मालूम किया कि यह तस्वीर कहाँ से आई है और फिर उन्हें पता चल गया कि यह तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने ही भेजी है। उस तस्वीर में मैं अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ एक मर्द भी था,
लेकिन उसका चेहरा तस्वीर में नहीं था। मैं बिस्तर पर जिस हालत में थी वह देखकर मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गई थी। मैं नाइट सूट में और अपने बेड पर थी। बेड पर बड़े बेदर्दी हालत में हुई थी। बेड पर मुझे थोड़ी दूर पर एक आदमी जिसकी मेरी तरफ पीठ थी। जब साहिल को पता चला कि यह तस्वीर मेरे बाप ने भेजी है तो उन्होंने बाप को बुलाया और कहा कि किसी भी कीमत पर मैं निशा को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप अपना सारा सच कुछ ही बता दीजिए। मेरे पापा ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बहुत देर बाद कहने लगे कि मैं निशा की शादी नहीं करना चाहता था। अपने इकलौते बेटे को मैंने यह सोचकर बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वह तो मुझे छोड़ दिया। मैं उम्र के इस हिस्से में तन्हा नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी निशा की शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर शादी के नाम पर निशा ने खुदकुशी करने की धमकी दी तो मजबूरन मुझे उसकी शादी तुमसे करवानी पड़ी, उसे यह दिखाने के लिए कि मैं उसकी शादी के साथ खुश हूँ। मगर सच तो यह था कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि निशा अपने घर की हो, इसीलिए मैंने जानबूझकर निशा की ऐसी तस्वीर खींची और तुम्हें भेज दी। निशा के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। निशा नींद की दवा के आसार में थी, वही दवा जो मैं शादी के नाम पर निशा को खिलाकर सुला दिया करता था। मैंने सोचा था कि निशा ऐसी तस्वीर देखकर तुम फौरन ही उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात के इंतजार के बाद निशा घर ना लौटी तो मैं जान गया था कि तुम आम मर्दों जैसे नहीं हो। अपने बाप की बात सुनकर मैं तो होश उड़ गए थे। मेरे बाप ने सिर्फ अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए मेरी शादी न करने का फैसला किया था, मेरी ख्वाहिशों की परवाह न की थी और मेरे जज्बातों का इशार नहीं किया था। अगर दीदी समझदारी से काम न लेती तो शायद मेरा घर तबाह हो जाता और पापा अपने प्लान में कामयाब हो जाते। साहिल ने मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे गले से लगा लिया। एक तस्वीर के पीछे उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत सोचा था। मैं अपनी दीदी का भी शुक्रगुजार थी कि मैंने पापा को भी माफ़ कर दिया था, क्योंकि वह जैसे भी थे मेरे बाप थे और उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वह अपनी तन्हाई के ख्वाब में किया था। दोस्तों, दुनिया में सच में ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।